चलिए, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन को लिया गया है और 2 जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं एलील। ठीक है, और यहाँ पे दो जीन है, एक शेप ऑफ सीड का है जिसको आप डोमिनेंट कैरेक्टर या रिसेसिव कैरेक्टर में दोनों में हो सकता है। दूसरा है कलर ऑफ सीड है, ये भी रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर की बात हम किए हैं तो डोमिनेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास होना चाहिए। तो शेप ऑफ सीड की बात करें तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये राउंड है और एक क्या है, रिंकल है। तो सीड आपको राउंड दिख रहा है, डोमिनेंट में है। और सीड का जो इंग्लिश के लेटर में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करना है। वही क्योंकि बिकॉज राउंड जीन इज़ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन एलील। तो यहाँ एलील के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो एलील के फॉर्म में जब राउंड दिखेगा डोमिनेंट के केस में, तो रिसेसिव भी दिखेगा उसी तरीके से, रिंकल भी दिखेगा, स्मॉल के केस में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कलर ऑफ सीड की बात कर रहे हैं तो येलो है, और डोमिनेंट एलील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल वाई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कलर डोमिनेंट है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो येलो कलर होता है वो डोमिनेंट कलर कैरेक्टर ही होगा, कि कितने भी कोई भी बहुत सारे कलर्स आपको दिख जाए, लेकिन सबसे उसमें एक्सप्रेसिव कैरेक्टर आपका येलो ही होता है। तो ग्रीन कलर है आपका रिसेसिव है, जिसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे चीज़ों को क्रॉस करवाया जाता है। तो एक पेरेंटल बॉडी लेते हैं और उस पेरेंट बॉडी में हम डोमिनेंट एलील को लेंगे और दूसरे में क्या लेंगे, रिसेसिव एलील को लेंगे। डोमिनेंट एलील का मतलब होता है कि जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो सबसे बड़े प्रभावी कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर राउंड और येलो, पहले इसका हम एक गैमेट तैयार कर लेते हैं तो राउंड येलो हो गया। रिंकल ग्रीन का भी एक तैयार कर लेते हैं तो रिंकल ग्रीन आर वाई हो गया। जब हम दोनों को क्रॉस करवाते हैं किस जनरेशन में, फिलियल जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में, आप इसको बोलते हैं फिलियल जनरेशन। क्या बोलेंगे, फिलियल जनरेशन फर्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एलील के नंबर 4 हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि 2 एलील डोमिनेंट दिख रहे हैं, 2 एलील क्या है, रिसेसिव। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक ही कैरेक्टर्स में डोमिनेंट और रिसेसिव है तो जो डोमिनेंट होगा वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। अगर दोनों एलील क्या होंगे, रिसेसिव हो जाएंगे तो अपने रिसेसिव वाले कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस करता है। तो ऑलवेज इंटरेक्शन इन एलील नॉट फॉर जीन। तो जब भी आपको कैरेक्टर इसमें चेंज होगा तो चारों एलील हैं, तो जो भी चेंजेस दिखेंगे इसी के अंदर दिखेंगे। तो राउंड येलो है कि रिंकल येलो है, रिंकल ग्रीन है, कैसा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये राउंड है और ये क्या है, रिंकल है, ये येलो है और ये क्या है, ग्रीन। तो डोमिनेंट कौन है, आपको पहले ही पता है कि डोमिनेंट के केस में कौन कौन सा डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। तो यहाँ पे आप देख लिए, तो कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर यहाँ पे है तो डोमिनेंट, और आर का मतलब रिंकल्ड। तो रिंकल अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में हम इसको कहेंगे राउंड। क्या लिख देंगे, राउंड लिख देंगे। और दूसरा क्या है, वाई है, स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई कैपिटल वाई येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो येलो कलर एक्सप्रेसिव है, तो कैसा कैरेक्टर हो गया आपको, राउंड येलो आ गए। तो आपको फर्स्ट जनरेशन में ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या पाया कि सारे जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो कैसे हैं, राउंड येलो के दिख रहे हैं। किसके दिख रहे हैं, राउंड येलो के दिख रहे हैं। और इस राउंड येलो कैरेक्टर की अगर हम करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दोनों कैरेक्टर्स को, इस कैरेक्टर को F2 जनरेशन में क्रॉस करवाया। वही हाउ कैसे, सेल्फिंग से करवाया। कैसे करवाया, सेल्फिंग का। इसी में हम एक मेल कर देते हैं इसको और एक को फीमेल कर दीजिए। तो इसके लिए हमको F2 जनरेशन बनाने के लिए हमारे पास पूनेट स्क्वायर करना होगा। ठीक है, पूनेट स्क्वायर बनाना होगा। और F2 जनरेशन में जब हम पूनेट स्क्वायर बनाते हैं तो हमको इतना ध्यान देना है कि जो कैरेक्टर हम सिलेक्ट किए हैं लेने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो कितने डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। तो टोटल जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा वो 16 होगा। ठीक है, और जब 16 गैमीट होगा तो यानी 4 इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम एक पूनेट स्क्वायर बनाते हैं और ये पूनेट स्क्वायर आपका कितने चार्ट बॉक्स का होगा, 16 कॉलम का होगा।
तो 16 कॉलम का पुनेट स्क्वायर होगा। तो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। तो एक बॉक्स बन के तैयार है, और इस बॉक्स के अंदर आपको कितनी लाइनें खींचना है, 1 2 और एक लास्ट लाइन आप खींचेंगे 3। तो जैसे आपने 3 अंदर खींच लिया, जब भी किसी को बनाने ना आए पहले एक बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर 3 लाइन खींच दीजिए, फिर इसमें आप 3 लाइन इसके वर्टिकल खींच दीजिए इस टाइप से, ठीक है। यानी एक आपका पुनेट स्क्वायर चार्ट बनके तैयार है। और ये पुनेट स्क्वायर चार्ट कितने कॉलम का है, 16 कॉलम का है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप काउंटिंग कर सकते हो। तो हमको करना क्या है, सेल्फिंग करवाना है, और सेल्फिंग हमको यहीं से करना है कि आपको मेल करना है, दूसरा फीमेल करना है। तो मैं आपको सामने ही सेल्फिंग करवाऊँगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेल्फिंग कैसे होता है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसका सेल्फिंग का मतलब पहले इसके बीच में क्रॉस होगा, तो कैपिटल R कैपिटल Y एक हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल R कैपिटल Y हो गया। बातें आप समझ गए होंगे। दूसरा है कैपिटल R स्मॉल y, क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल y लिखेंगे। यानी ये कैपिटल R की बात ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं स्मॉल r कैपिटल Y पर। क्या आएंगे, स्मॉल r कैपिटल Y, और लास्ट में आपका बचेगा क्या, स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ पे आपका एक मेल का बन के मान लीजिए तैयार है, ये मेल है। तो जब मेल है तो फीमेल भी यही होगा भाई, क्योंकि गैमीट में आपको सेल्फिंग तो सेम है, तो सेम आपको यही करना है। तो यहाँ पर कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब हम आते हैं पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट में हमको मेल और फीमेल प्लांट के बीच में F2 जंक्शन में क्रॉस करना है, और इस पूरे पुनेट चार्ट स्क्वायर में हमको तैयार करना है ये कैसे बनता है। तो ये सारे बच्चे इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आपको 2 एलील दिख रहे हैं, तो हमेशा मेल और फीमेल का ही क्रॉस होगा। तो पहले हम मेल से फीमेल में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल R ठीक, और कैपिटल Y। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें पहली जो प्रोजनी बन रही है, पहला जो गैमीट बन रहा है यहाँ पर, ये इसके जो चारों एलील हैं वो सभी एलील क्या हैं, डोमिनेंट हैं। ये एलील चारों क्या हैं, डोमिनेंट आपको दिख रहे हैं। तो डोमिनेंट जब एलील दिखेगा तो ये सारे कैरेक्टर एक्सप्रेसिव हैं। तो इसमें सभी कैरेक्टर किसके हैं, राउंड येलो के ही हैं। तब हम इसको लिखेंगे राउंड येलो। तो हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं राउंड येलो, ठीक है। आप सभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका कैपिटल R, यहाँ पर भी लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। जब इसको हम बॉक्स को देखेंगे तो 2 कैपिटल R राउंड का नहीं पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव हैं, तो इसको हम राउंड लिख देंगे, यानी कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देंगे राउंड। और येलो में आप कैपिटल Y है, स्मॉल y ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल Y आपको येलो को कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सप्रेसिव कैरेक्टर कौन है, येलो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा, ठीक। अब अगले वाले बॉक्स में हम देखेंगे कि कैपिटल R है, क्या है, कैपिटल R है, और स्मॉल r कैपिटल Y। तो यहाँ पर भी राउंड होगा और येलो होगा। अगले वाले बॉक्स में हम देखेंगे, सबसे लास्ट वाले बॉक्स में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। तो ये भी आपको गैमीट F1 जैसे जैसे पाए थे वैसे मिल गया, राउंड येलो, ठीक। अब आइए, ये तो आपका पहले बॉक्स का पहले से क्रॉस करवाया आपने, ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसका जब क्रॉस करवाएंगे, इसमें करवाएंगे तो इसमें लिखेंगे। तो कैपिटल R
कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, यहाँ पर भी हो गया, तो हम थोड़ा शॉर्टकट में आप लिखेंगे, ठीक। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब यहाँ पे सभी ध्यान देंगे कि दो राउंड येलो और राउंड ग्रीन ये सब आपको पता ही है, तो यहाँ दो कैपिटल आ रहे हैं, तो दोनों एलील कैपिटल हैं और राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो राउंड होगा। क्या होगा? राउंड होगा। लेकिन अगर दोनों एलील रिसेसिव हैं, स्मॉल वाई यानी ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसमें कोई कैपिटल होता तो येलो कलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्मॉल है और स्मॉल वाई है, इसके लिए क्या कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखेंगे, इसका ऐसे करा के यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? राउंड येलो हो जाएगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई यहाँ लिखेंगे आप सब, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा राउंड ग्रीन का होगा, इसका होगा राउंड ग्रीन। यहाँ भी बॉक्स क्लियर हो गया आपका। अब इसका हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राउंड येलो होगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी राउंड येलो होगा ये भी। फिर स्मॉल आर लिखेंगे और कैपिटल वाई। देखो ध्यान से, पहले ही कैरेक्टर में दोनों स्मॉल आर आ गए, यानी आपको पहले से पता है रिंकल येलो, रिंकल कलर को है, और एक कैपिटल वाई तो येलो कलर में है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये क्या है? रिंकल है। तो ये रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड है और ये रिंकल येलो हो गया। क्या हो गया? येलो हो गया, रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो रिंकल्ड येलो यहाँ पे आपको दिखेगा। सही है ना? सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रिंकल येलो है, और फिर आपका लास्ट वाले में देखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रिंकल येलो हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बॉक्स बचता है इसका, और इसके बीच में क्रॉस करवाना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं? ये भी क्या है? आपका राउंड येलो है। क्या है? राउंड येलो है। अब इसका क्रॉस यहाँ लिखेंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये राउंड येलो ग्रीन है। क्या है? राउंड ग्रीन हो गया। और हमारे पास यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा रिंकल येलो हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आपको गैमिट बचेगा वो सब के सब स्मॉल होंगे, तो यानी ये रिंकल्ड ग्रीन होगा। क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन होगा। यानी हमारे पास टोटल जो गैमिट बन के तैयार हैं वो पूरी तरीके से आपका 16 नंबर में पूरा गैमिट आपको तैयार है। तो आपको ये तो लिखे थे ऐसे ही आपको समझने के लिए था। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब आपको जानना है कि कितने नंबर ऑफ गैमिट आपको येलो कलर के दिख रहे हैं और कितने नंबर ऑफ गैमिट आपको रिंकल येलो के दिखे हैं, कितने राउंड ग्रीन के दिखे हैं, या कितने रिंकल ग्रीन के दिख रहे हैं। तो इसमें आपको दो तरीके का रेशियो निकालना है। एक रेशियो आपको फिनोटाइप बताना है, एक रेशियो आपको बताना है फिनोटाइप, ठीक, और दूसरा रेशियो आपको बताना है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप तो दोज कैरेक्टर है वे एक्सप्रेसिव, जो कैरेक्टर आपको विजुअल हो, दिखते हो सामने से, वो फिनोटाइप होगा, और जिसका जीन हाईली एक्सप्रेसिव होगा वो आपका जीनोटाइप होगा। तो यहाँ पे आपको काउंट करना है कि हमारे पास टोटल पुनेट स्क्वायर में 16 बॉक्स बने हैं, और 16 प्लांटों में कितने प्लांट आपके दिख रहे हैं राउंड येलो के दिख रहे हैं, कितने राउंड ग्रीन के दिख रहे हैं, कितने रिंकल येलो के हैं और कितने रिंकल ग्रीन के हैं। ये सारे प्लांटों के बारे में हमको देखना है, तो काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के लिए आपके पास क्या है, तो यहीं से गिनती करिए, 1 राउंड 2 3 4,
ओके, 5 6 7 8 इधर तो नहीं है कोई, और 9। तो हमारे पास राउंड येलो की जो प्लांट है, राउंड येलो, तो राउंड येलो के जो हमारे पास प्लांट हैं इनके नंबर कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं। अब हमको देखना है कि रिंकल ग्रीन के कितने हैं, या सॉरी राउंड ग्रीन के कितने हैं? 1 2, इधर कहीं है 3। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया? राउंड ग्रीन के 3 हो गए। रिंकल येलो कितने हैं? 1 2 3, यहाँ भी 3 हो गया। और हमारे पास लास्ट में क्या बचा? रिंकल ग्रीन कितने हैं? 1। तो हम अगर इन पूरे रेशियो को जोड़ेंगे तो हमारे पास बॉक्स क्लियर हो जाएगा। 16 हमारे पास बॉक्स तैयार हो गया है, और हमारे पास टोटल 16 प्लांट आ गए। लेकिन अगर हमको जीनोटाइप निकालना है तो याद रखिएगा, जीनोटाइप निकालने के लिए आपको पूरी तरीके से इसके अंदर का जो सबसे फैक्ट वाले कैरेक्टर्स होंगे प्योर ऑफ गैमेट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसके लिए हम अलग स्लाइड पे चलेंगे। तो अलग स्लाइड पे जाने के लिए तो पहले हमको क्या करना होगा कि हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए हम जीनोटाइप की बात कर रहे थे, किसकी? जीनोटाइप। जब भी जीनोटाइप हम निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि उसके अंदर जो गैमिट है वो किस तरीके से। तो पहला जो गैमिट आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब हमको पूरे बॉक्स में ढूंढना है कि कितने प्लांट हैं। तो ढूंढिए, ऐसे चारों एलिमेंट डोमिनेंट होनी चाहिए। देखिए कहीं है, कहीं नहीं। जब कहीं नहीं है तो हम लिखेंगे इसके सामने 1। क्या लिखेंगे? 1। अब हम दूसरे बॉक्स में आ जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको नोट करना है, तो इसकी संख्या नोट करने के लिए हमको बॉक्स देखना होगा। तो ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे ही सेम होना चाहिए। कहीं है? यहाँ है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो और कोई नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हो गया इसका कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अगला वाला बॉक्स देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो हमको ध्यान देना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसकी संख्या कितनी है? तो इस बॉक्स में ढूंढ लीजिए। ऐसी संख्या कहाँ आपको कितनी? एक यहाँ दिखा, इधर इधर यहाँ दिखा, तो यहाँ थर्ड वाले बॉक्स में आपको दिखा। तो इसकी भी संख्या कितनी है? 2 है। इसको भी हम 2 लिखेंगे। और हमारे पास फिर ये वाला बॉक्स के बाद ये आता है आपका कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। इसके नंबर कितने हैं? ध्यान दीजिए सभी लोग, नंबर जब भी इसको आइडेंटिफाई करना है तो सीधे सीधे समझ ली 1 2 3 3 4 और 5। एक मिनट, 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास जो नंबर हैं वो कितने हैं? 4 हैं, 5 नहीं है, सॉरी इससे निकल गया। ठीक है, और अगला वाले में हम ये देखेंगे, विल तो आपका हो गया था। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको काउंट करना है। तो इस पूरे बॉक्स में आपको ऐसा कोई कैरेक्टर दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिखूँगा 1। क्या लिखूँगा? 1। फिर अगले वाले बॉक्स में आ जाएंगे हम, ये वाला तो हो ही गया है, कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको नोट करनी होगी। तो एक यहाँ पे आपको दिख गया है और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, ये वाला सेम है, तो हम कहेंगे इसकी भी संख्या कितनी है? 2 है। अब आइए, ये भी आपका हो गया। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स आपके होते जा रहे हैं। अब ये बचा
स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या हमको ढूंढना होगा, एकदम सेम कंडीशन दिखनी चाहिए। तो इसकी भी संख्या हमको कितनी दिख रही है, 1 की दिख रही है। कितनी की दिख रही है, 1 की दिख रही है। और फिर हमको यहाँ पे आना है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसकी संख्या हमको कितनी गिननी है, इसकी संख्या हमको एक यहाँ दिख गया और एक यहाँ दिख गया। तो याद होना चाहिए आपको, इसकी भी संख्या हमको 2 मिल गई। कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हमारे पास बचा क्या है, लगभग सारे गैमेट को हमने देख ही लिया है, ये सब मिल गए हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसकी संख्या क्या है, अगर पूरी संख्या 16 आए तो आपका ये पूरा जीनोटाइप करेक्ट माना जाएगा। अगर पूरी संख्या 16 नहीं आती है तो ये पूरा जीनोटाइप आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसके लिए ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 1 और 2 मिलते हैं तो 3 होता है, और 3 में 2 मिलते हैं तो 5 होता है, 5 में 4 मिलेंगे तो 9 होता है, 1 मिलकर 10 हो जाता है, या 2 मिलेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 1 मिलेगा तो 13 होगा, और 13 में 2 मिलेगा तो 15 होगा, और एक क्या मिल गया 16। तो हम ये कहेंगे कि जो जीनोटाइप का रेशियो है वो क्या बन गया, तो जीनोटाइप का रेशियो क्या बन गया, 1:2:2। यहाँ लिखेंगे 1:2:2:4:, अब यहाँ नोट कर लीजिए, देखो ध्यान से, 1:1, 1:2:1, 1:2:1, और फिर क्या बचा 2:1, लास्ट में क्या बचेगा 2:1। तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो है। और ऐसे आप किसी भी प्लांट के गैमेट को आप क्रॉस करके लिख सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के इस लॉ को फील्ड लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड लॉ भी कहा जाता है। और ये फील्ड लॉ क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन का बड़ा मेथड था, कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते थे, मैथमेटिशियन थी, तो चीज़ें इसको हम फील्ड लॉ मानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का ये 3rd लॉ था। और इस लॉ को ही प्रूव किसने किया था, आपके जो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन जी हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ने ही ग्रेगर जॉन मेंडल के क्रॉस को कंप्लीट किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरे क्रॉस के बताते समय एक ही कैरेक्टर को बताए हैं, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, एक जीन का एक ही कैरेक्टर होगा। तो एक कैरेक्टर कैसे होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको प्रूफली भी बताया गया है कि कैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट को, कैरेक्टर को सीट कैसा बन गया, कैसे नहीं बना, एक सारे एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल उस समय जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट अपने लैमार्क भी कर रहे थे, जो ये बता रहे थे कि जो कैरेक्टर आता है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता था। लेकिन लैमार्क की थियरी में अगर हम देखें तो लैमार्क ये केवल बताते थे इज नॉट प्रूफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, बट ग्रेगर जॉन मेंडल इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव करके बताया था, बट लैमार्क इज डोमिनेट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस समय लैमार्क और डार्विन ही पॉपुलर होते थे, और उनका ये मानना था, और अदर साइंटिस्टों का मानना था, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं ये तो एक मैथमेटिशियन है, तो ये हाउ डू पॉसिबल ऑफ द बायोलॉजिस्ट कैरेक्टर ऑफ द जीन आर फैक्टर्स, ये कैसे बता सकते हैं। तो इनकी बातों को किसी ने सुना नहीं। और ग्रेगर जॉन मेंडल की जब डेथ हो गई तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दुनिया को बताया कि अगर मेरी बातों को आप अनसुना कर रहे हो तो माई टाइम विल इज कम, मेरा भी समय आएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने टोटल एक्सपेरिमेंट में 7 साल एक्सपेरिमेंट किए हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, जिसमें से मटर के प्लांटों में 29,000 प्लांटों को ये सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किए थे, तब गांठ पाए हैं 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर। और इस थियरी को हमको पढ़ने के लिए हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं, और क्लास 12th में भी ये थियरी पढ़ेंगे हैं। और इन फ्यूचर हम जब भी किसी कोर्स में जाएंगे, आगे पीजी करेंगे या यूजी करेंगे, तो उसमें भी हम ये कैरेक्टर्स हमको वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अब लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को प्रूव किसने किया,
अब इनकी थियरी जब ग्रेगर जॉन मेंडल दुनिया को अलविदा कह गए तो उनकी थियरी को फिर से 3 वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। तो रीडिस्कवरी की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। रीडिस्कवर क्या? रीडिस्कवर। तो पूछा जाता है रीडिस्कवर, रीडिस्कवर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो रूल थे कि लिखे जाते हैं कि रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के जो लॉ थे उसको किसने रीडिस्कवर किया। पूछा जाता है आपसे कि रीडिस्कवर ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसने किया है, कि डिस्कवरी क्या है, कैसे रीडिस्कवर किया गया और किस साइंटिस्ट ने किया गया। तो ये आपको पता है कि 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्ट कब हुआ था? ये 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1900 में जब शुरुआत हुई तो कौन कौन साइंटिस्ट थे भाई? तो यहाँ पे आपके 3 साइंटिस्ट थे और तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को क्या किया था? एनालिसिस किया था और ये इंडिपेंडेंट किए थे। तो पहले थे कौन साइंटिस्ट? ह्यूगो डी वरीज। कौन साहब थे? ह्यूगो डी वरीज। ह्यूगो डी वरीज को कहा जाता है कि ये म्यूटेशन की थियरी को बताए हुए हैं और ये एक ओइनोथेरा लेमेरिकियाना प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए बताए हुए हैं। और दूसरे हैं जो साइंटिस्ट आपके रीडिस्कवरी के लिए हैं वो हैं आपके कार्ल कोरेंस। कौन है? कार्ल कोरेंस, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। और तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो साइमार्क हैं। ठीक है, ये 3 साइंटिस्टों ने ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को एक्सपेरिमेंटल तो प्रूव किया, स्टार्टिंग से किया, लेकिन कैसे किए? इंडिपेंडेंट, यानी ये अपने से किए हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट में ही एक्सपेरिमेंट अपने किए हुए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को। तो ये पूछा जाता है कि रिलेटेड कहाँ के थे? तो एक थे आपके हॉलैंड के थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के थे। ठीक है, सॉरी हॉलैंड लिख दिए हैं। तो हॉलैंड के थे। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और जर्मनी के बाद जो लास्ट वाले आपके वैज्ञानिक आते हैं ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया, जहाँ के ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते थे। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को एक्सपेरिमेंटली ये रीडिस्कवर कर रहे थे। और रीडिस्कवर के बाद आता है कि अब जो भी थियरी आई, इसके बाद आई आपकी थियरी क्या आई? 1902 यानी 1902 की अगर हम बात करें तो इसमें एक थियरी आई क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। एक थियरी और आई क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। और इस क्रोमोजोमल थियरी को इनहेरिटेंस को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? थियोडोर बोरे, हाँ, तो वाल्टन सटन पूरा नाम था उनका। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे सभी लोग, तो यहाँ लिखेंगे वाल्टन सटन एंड थियोडोर डोरेबोरी। इन साइंटिस्टों ने क्या दिया है कि ये भी आपके बताए हैं कि क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया हुआ है। ठीक है, और ये क्रोमोजोमल थियरी इनहेरिटेंस की अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें क्रोमोजोमल थियरी के प्रूव किसने किया है, पूछा जाता है कि इस क्रोमोजोमल थियरी को प्रूव किसने किया। पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली proved by proved chromosomal theory of inheritance। इस क्रोमोजोमल थियरी को इनहेरिटेंस को किसने प्रूव किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रूव किए साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का नाम है, आप पहले से भी जानते हो कि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए हैं, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किए हैं
थॉमस हंट मॉर्गन, किसने किया है बेटा? तो हम सभी ये जानते हैं कि जो थॉमस हंट मॉर्गन है ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किए हैं थियरी को, और ये जिस फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था, यानी ये अपने एक्सपेरिमेंट को अगर पूछा जाए कि किस चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये आपका फ्रूट फ्लाई लिए थे। क्या लिए थे? फ्रूट फ्लाई लिए हैं। और ये जो फ्रूट फ्लाई थी इसको हम हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी। क्या बोलते हैं? फल मक्खी बोलते हैं। और इसका एक नेम है, उसका जूलॉजिकल नेम कह दिया जाए ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर। ठीक है। और इसका लाइफ स्पान 4 वीक का होता है। इसका लाइफ स्पान कितने वीक का होता है? 4 वीक का इसका स्पान होता है। पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ये एनिमल किंगडम का ड्रोसोफिला है, जेनेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर प्लांट का हम पूछें ड्रोसोफिला, तो प्लांट का ड्रोसोफिला किसको बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा को। किसको पूछा जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा। अगर एनिमल में कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो ड्रोसोफिला, और प्लांट में अगर कोई पूछा जाए तो न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसको आप पिंक मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक मोल्ड। और इसी में आपके एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? बीडल जी और टाटम जी थे। तो बीडल जी और टाटम ने क्या बताया है कि वन जीन वन एंजाइम। चीज़ पूछा जाता है किसने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया है, वन जीन वन एंजाइम। तो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कौन दिए हैं? बीडल और टाटम ने किस प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट को करते हुए दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस में दिए हैं? आपके न्यूरोस्पोरा क्रासा में दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा आपके इस पे डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए और इसका इंट्रोडक्शन कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 तरीके से इसकी थियरी दी गई है। एक पहला जो फैक्टर आपको दिखना है कि 2 फैक्टर इसमें आते हैं। एक तो इसका फैक्टर है डिवीज़न के ऊपर है, और एक है इसका फेल्योर के ऊपर है। तो पहला जो कैरेक्टर्स है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेल डिवीज़न इस पैरेलल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोमल थियरी वाज सेल डिवीज़न। तो पहले किस पे आता है? क्रोमोसोमल सेल डिवीज़न। ठीक है, क्रोमोसोमल क्या है? सेल डिवीज़न पे आता है। इस पैरेलल, इसको हम लिखेंगे इस पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो गया? उसके समांतर होगा और पैरेलल होगा। और एक पूछा जाता है कि जब भी एक कोई पैरेलल आएगा तो पैरेलल किसके? फैक्टर। तो फैक्टर क्या मतलब होता है? जीन। और ये जीन फैक्टर किसका है? ग्रेगर जी का है। किसका है? ग्रेगर मेंडल जी का है, जॉन मेंडल जी का है। ठीक है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जिस्टेंस की, अगर यहाँ पे दूसरी जो थियरी बोलती है थॉमस हंट मॉर्गन की, ये क्या है? फिजिकल इनहेरिटेंस, सॉरी फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिस इन्वायरमेंट में जैसा आदमी जाता है वैसा ही बदल जाता है, ये उनका मानना था। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी उसमें फैक्टर कुछ अलग रहा होगा। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब ही है जहाँ फैक्टर आ जाता है तो किसकी बात हो रही है? तो जीन की बात हो रही है। और जीन के बारे में किसने बताया है? तो फैक्टर प्रेजेंट। और कहा जाता है कि जो फैक्टर थे वो फैक्टर का मतलब होता है जीन, और जीन क्या होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, प्रेजेंट ऑन दिस सेम क्रोमोजोम। और ये सारा जो क्रोमोजोम बताया गया है ये सब लिंकेज में बताया गया है। किसमें बताया गया है? लिंकेज में बताया गया है। लिंकेज यहाँ पे 2 जीन लिंक आपस में करते हैं। तो हम अगली वीडियो को लेके आएंगे कि लिंकेज क्या होता है और किस तरीके से लिंकेज के अंदर हमको पढ़ना है।
ये सारी चीज़ें हम सारी वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ और आपसे समझिए, आप लोग खुद से करिए, नहीं तो आप खुद इसमें अगर मुझसे कभी समय मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सटन, थियोडोर फॉल्टन सटन, थियोडोर बोरी और ग्रेगर जॉन मेंडल के बीच में क्या डिफरेंट रहे हैं, ये चीज़ें हमको वहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो लिंकेज होगा, जहाँ पे 2 जीन लिंक होंगे और रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये सारे टॉपिक्स हम अगली वीडियो में मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को वॉचिंग के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। और आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं और ये क्वेश्चन बच्चे आसानी से कर सकें, जिससे उनका मार्क्स अच्छे से गेन हो पाए और नंबर बहुत अच्छे से आए। तो अगर वीडियो को देखना है तो आप वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे वीडियो का। तो तब तक के लिए हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखेंगे, इसका ऐसे करा के यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, राउंड येलो हो जाएगा। फिर कैपिटल आई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई यहाँ लिखेंगे आप सब। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा राउंड ग्रीन का होगा, इसका होगा राउंड ग्रीन। यहाँ भी बॉक्स क्लियर हो गया आपका। अब इसका हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राउंड येलो होगा। फिर कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी राउंड येलो होगा ये भी। फिर स्मॉल आर लिखेंगे और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। देखो ध्यान से, पहले ही कैरेक्टर में दोनों स्मॉल आर आ गए, यानी आपको पहले से पता है रिंकल येलो, रिंकल कलर को है, और एक कैपिटल वाई तो येलो कलर में है। तो इसको हम लिखेंगे कि ये क्या है, रिंकल्ड है। तो ये रिंकल्ड है, तो रिंकल्ड है, और ये रिंकल येलो हो गया। क्या हो गया, येलो हो गया, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो रिंकल्ड येलो यहाँ पे आपको दिखेगा। सही है ना, सही है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि रिंकल येलो है। और फिर आपका लास्ट वाले में देखेंगे स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रिंकल येलो हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट बॉक्स बचता है इसका, और इसके बीच में क्रॉस करवाना है, कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं। ये भी क्या है आपका, राउंड येलो है। क्या है, राउंड येलो है। अब इसका क्रॉस यहाँ लिखेंगे, तो कैपिटल आई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये राउंड येलो ग्रीन है। क्या है, राउंड ग्रीन हो गया। और हमारे पास यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा रिंकल येलो हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आपको गैमिट बचेगा वो सब के सब स्मॉल होंगे, तो यानी ये रिंकल्ड ग्रीन होगा। क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन होगा। यानी हमारे पास टोटल जो गैमिट बन के तैयार हैं वो पूरी तरीके से आपका 16 नंबर में पूरा गैमिट आपको तैयार है। तो आपको ये तो लिखे थे ऐसे ही आपको समझने के लिए था। अब थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब आपको जानना है कि कितने नंबर आप गैमिट आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, और कितने नंबर आप गैमिट आपको रिंकल येलो के दिखे हैं, कितने राउंड ग्रीन के दिखे हैं, या कितने रिंकल ग्रीन के दिख रहे हैं। तो इसमें आपको 2 तरीके का रेशियो निकालना है। एक रेशियो आपको फिनोटाइप बताना है, एक रेशियो आपको बताना है फिनोटाइप, ठीक, और दूसरा रेशियो आपको बताना है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप तो दो कैरेक्टर है वे एक्सप्रेसिव, जो कैरेक्टर आपको विजुअल हो, दिखते हो सामने से, वो फिनोटाइप होगा। और जिसका जीन हाईली एक्सप्रेसिव होगा वो आपका जीनोटाइप होगा।
तो यहाँ पे आपको काउंट करना है कि हमारे पास टोटल पुनेट स्क्वायर में 16 बॉक्स बने हैं और 16 प्लांटों में कितने प्लांट आपके दिख रहे हैं, राउंड येलो के दिख रहे हैं, कितने राउंड ग्रीन के दिख रहे हैं, कितने रिंकल येलो के हैं और कितने रिंकल ग्रीन के हैं। ये सारे प्लांटों के बारे में हमको देखना है, तो काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के लिए आपके पास क्या है, तो यहीं से गिनती करिए, 1 राउंड, 2, 3, 4, ओके, 5, 6, 7, 8, इधर तो नहीं है कोई, और 9। तो हमारे पास राउंड येलो की जो प्लांट है, राउंड येलो, तो राउंड येलो के जो हमारे पास प्लांट हैं इनके नंबर कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं, 9 हैं। अब हमको देखना है कि रिंकल ग्रीन के कितने हैं, या सॉरी राउंड ग्रीन के कितने हैं, 1, 2, इधर कहीं है 3। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, राउंड ग्रीन के 3 हो गए। रिंकल येलो कितने हैं, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 हो गया। और हमारे पास लास्ट में क्या बचा, रिंकल ग्रीन कितने हैं, 1। तो हम अगर इन पूरे रेशियो को जोड़ेंगे तो हमारे पास बॉक्स क्लियर हो जाएगा। 16 हमारे पास बॉक्स तैयार हो गया है और हमारे पास टोटल 16 प्लांट आ गए। लेकिन अगर हमको जीनोटाइप निकालना है तो याद रखिएगा, जीनोटाइप निकालने के लिए आपको पूरी तरीके से इसके अंदर का जो सबसे फैक्ट वाले कैरेक्टर्स होंगे, प्योर ऑफ गैमेट को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसके लिए हम अलग स्लाइड पे चलेंगे। तो अलग स्लाइड पे जाने के लिए तो पहले हमको क्या करना होगा कि हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए हम जीनोटाइप की बात कर रहे थे, किसकी, जीनोटाइप। जब भी जीनोटाइप हम निकालेंगे तो ध्यान देंगे कि उसके अंदर जो गैमेट है वो किस तरीके से। तो पहला जो गैमेट आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक, अब हमको पूरे बॉक्स में ढूंढना है कि कितने प्लांट हैं। तो ढूंढिए, ऐसे चारों एलिमेंट डोमिनेंट होनी चाहिए। देखिए कहीं है, कहीं नहीं। जब कहीं नहीं है तो हम लिखेंगे इसके सामने 1। क्या लिखेंगे, 1। अब हम दूसरे बॉक्स में आ जाते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको नोट करना है। तो इसकी संख्या नोट करने के लिए हमको बॉक्स देखना होगा। तो ये देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे ही सेम होना चाहिए। कहीं है, यहाँ है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो और कोई नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हो गया इसका कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अगला वाला बॉक्स देखिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो हमको ध्यान देना है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसकी संख्या कितनी है, तो इस बॉक्स में ढूंढ लीजिए। ऐसी संख्या कहाँ आपको कितनी, एक यहाँ दिखा, इधर, इधर, यहाँ दिखा। तो यहाँ थर्ड वाले बॉक्स में आपको दिखा। तो इसकी भी संख्या कितनी है, 2 है। इसको भी हम 2 लिखेंगे। और हमारे पास फिर ये वाला बॉक्स के बाद ये आता है आपका कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। इसके नंबर कितने हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। नंबर जब भी इसको आइडेंटिफाई करना है तो सीधे सीधे समझ ली, 1, 2, 3, 4 और 5। एक मिनट, 1, 2, 3, 4। तो टोटल हमारे पास जो नंबर हैं वो कितने हैं, 4 हैं, 5 नहीं है, सॉरी इससे निकल गया। ठीक है, और अगला वाले में हम ये देखेंगे, विल तो आपका हो गया था। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको काउंट करना है। तो इस पूरे बॉक्स में आपको ऐसा कोई कैरेक्टर दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिखूँगा 1। क्या लिखूँगा, 1।
फिर अगले वाले बॉक्स में आ जाएंगे हम, ये वाला तो हो ही गया है, कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसकी संख्या हमको नोट करनी होगी। तो एक यहाँ पे आपको दिख गया है और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सेम है, तो हम कहेंगे इसकी भी संख्या कितनी है, 2 है। अब आइए, ये भी आपका हो गया, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स आपके होते जा रहे हैं। अब ये बचा स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या हमको ढूंढना होगा, एकदम सेम कंडीशन दिखनी चाहिए। तो इसकी भी संख्या हमको कितनी दिख रही है, 1 की दिख रही है। कितनी की दिख रही है, 1 की दिख रही है। और फिर हमको यहाँ पे आना है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसकी संख्या हमको कितनी गिननी है, इसकी संख्या हमको एक यहाँ दिख गया और एक यहाँ दिख गया, तो याद होना चाहिए आपको। इसकी भी संख्या हमको 2 मिल गई, कितनी मिल गई, 2 मिल गई। अब हमारे पास बचा क्या है, लगभग सारे गैमिट को हमने देख ही लिया है, ये सब मिल गए हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास बचा है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसकी संख्या क्या है, अगर पूरी संख्या 16 आए तो आपका ये पूरा जीनोटाइप करेक्ट माना जाएगा। अगर पूरी संख्या 16 नहीं आती है तो ये पूरा जीनोटाइप आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसके लिए ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 1 और 2 मिलते हैं तो 3 होता है, और 3 में 2 मिलते हैं तो 5 होता है, 5 में 4 मिलेंगे तो 9 होता है, 1 मिलकर 10 हो जाता है, या 2 मिलेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 1 मिलेगा तो 13 होगा, और 13 में 2 मिलेगा तो 15 होगा, और एक क्या मिल गया 16। तो हम ये कहेंगे कि जो जीनोटाइप का रेशियो है वो क्या बन गया, तो जीनोटाइप का रेशियो क्या बन गया, 1:2:2। यहाँ लिखेंगे 1:2:2:4:, अब यहाँ नोट कर लीजिए, देखो ध्यान से, 1:1, 1:2:1, 1:2:1, और फिर क्या बचा 2:1, लास्ट में क्या बचेगा 2:1। तो ये आपका जीनोटाइप रेशियो है, और ऐसे आप किसी भी प्लांट के गैमीट को आप क्रॉस करके लिख सकते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल के इस लॉ को फील्ड लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड लॉ भी कहा जाता है। और ये फील्ड लॉ क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन का बड़ा मेथड था, कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते थे, मैथमेटिशियन थी, तब चीज़ें इसको हम फील्ड लॉ मानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का ये 3rd लॉ था, और इस लॉ को ही प्रूफ किसने किया था, आपके जो मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन जी हैं। थॉमस हंट मॉर्गन ने ही ग्रेगर जॉन मेंडल के क्रॉस को कंप्लीट किया था, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पूरे क्रॉस के बताते समय एक ही कैरेक्टर को बताए हैं, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, 1 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, एक जीन का एक ही कैरेक्टर होगा। तो एक कैरेक्टर कैसे होंगे, और ये सारी चीज़ें आपको प्रूफली भी बताया गया है कि कैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट को कैरेक्टर को सीट कैसा बन गया, कैसे नहीं बना, एक सारे एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल उस समय जेनेटिक्स पे एक्सपेरिमेंट अपने लैमार्क भी कर रहे थे, जो ये बता रहे थे कि जो कैरेक्टर आता वो इनहेरिटेड कैरेक्टर होता था। लेकिन लैमार्क की थियरी में अगर हम देखें तो लैमार्क ये केवल बताते थे इज नॉट प्रूफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल, बट ग्रेगर जॉन मेंडल इज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस चीज़ को प्रूव करके बताया था, बट लैमार्क इज डोमिनेट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस समय लैमार्क और डार्विन ही पॉपुलर होते थे, और उनका ये मानना था, और अदर साइंटिस्टों का मानना था, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल्स हैं ये तो एक मैथमेटिशियन है, तो ये हाउ डू पॉसिबल ऑफ द बायोलॉजिस्ट कैरेक्टर ऑफ द जीन आर फैक्टर्स, ये कैसे बता सकते हैं। तो इनकी बातों को किसी ने सुना नहीं, और ग्रेगर जॉन मेंडल की जब डेथ हो गई तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दुनिया को बताया कि अगर मेरी बातों को आप अनसुना कर रहे हो तो माई टाइम विल इज कम, मेरा भी समय आएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने टोटल एक्सपेरिमेंट में 7 साल एक्सपेरिमेंट किए हैं, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है, जिसमें से मटर के प्लांटों में
29,000 प्लांटों को ये सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किए थे, तब गाट पाए हैं 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर। और इस थियरी को हमको पढ़ने के लिए हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं और क्लास 12th में भी ये थियरी पढ़े हैं। और इन फ्यूचर हम जब भी किसी कोर्स में जाएंगे, आगे पीजी करेंगे या यूजी करेंगे, तो उसमें भी हम ये कैरेक्टर्स हमको वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी में मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अब लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को प्रूव किसने किया? अब इनकी थियरी, जब ग्रेगर जॉन मेंडल दुनिया को अलविदा कह गए, तो उनकी थियरी को फिर से 3 वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। तो रीडिस्कवरी की थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। रीडिस्कवर क्या? रीडिस्कवर। तो पूछा जाता है रीडिस्कवर, रीडिस्कवर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो रूल थे कि लिखे जाते हैं कि रीडिस्कवर ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल्स के जो लॉ थे उसको किसने रीडिस्कवर किया? पूछा जाता है आपसे कि रीडिस्कवर ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसने किया है, कि डिस्कवरी क्या है, कैसे रीडिस्कवर किया गया और किस साइंटिस्ट ने किया गया। तो ये आपको पता है कि 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्ट कब हुआ था? ये 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 1900 में जब शुरुआत हुई तो कौन कौन साइंटिस्ट थे भाई? तो यहाँ पे आपके 3 साइंटिस्ट थे और तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को क्या किया था? एनालिसिस किया था और ये इंडिपेंडेंट किए थे। तो पहले थे कौन साइंटिस्ट? ह्यूगो डीवरीज। कौन साहब थे? ह्यूगो डीवरीज। ह्यूगो डीवरीज को कहा जाता है कि ये म्यूटेशन की थियरी को बताए हुए हैं और ये एक ओइनोथेरा लैमेरिकियाना प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसमें एक्सपेरिमेंट करते हुए बताए हुए हैं। और दूसरे हैं जो साइंटिस्ट आपके रीडिस्कवरी के लिए हैं, वो हैं आपके कार्ल कोरेंस। कौन है? कार्ल कोरेंस, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। और तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो साइमार्क हैं। ठीक है, ये 3 साइंटिस्टों ने ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को एक्सपेरिमेंटल तो प्रूव किया, स्टार्टिंग से किया, लेकिन कैसे किए? इंडिपेंडेंट, यानी ये अपने से किए हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे और इंडिपेंडेंट में ही एक्सपेरिमेंट अपने किए हुए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को। तो ये पूछा जाता है कि रिलेटेड कहाँ के थे? तो एक थे आपके हॉलैंड के थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के थे। ठीक है, सॉरी हॉलैंड लिख दिए हैं, तो हॉलैंड के थे। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे बेटा? जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और जर्मनी के बाद जो लास्ट वाले आपके वैज्ञानिक आते हैं, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया, जहाँ के ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया कंट्री से बिलोंग करते थे। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल की थियरी को एक्सपेरिमेंटली ये रीडिस्कवर कर रहे थे। और रीडिस्कवर के बाद आता है कि अब जो भी थियरी आई, इसके बाद आई आपकी थियरी क्या आई? 1902 यानी 1902 की अगर हम बात करें तो इसमें एक थियरी आई क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। एक थियरी और आई क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। और इस क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? थियोडोर बोरे, हाँ, तो वाल्टन सटन पूरा नाम था उनका। साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे सभी लोग, तो यहाँ लिखेंगे वाल्टन सटन एंड थियोडोर डोरे बॉरी। इन साइंटिस्टों ने क्या दिया है कि ये भी आपके बताए हैं कि क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा, क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताया हुआ है। ठीक है, और ये क्रोमोजोमल थियरी इनहेरिटेंस की अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें क्रोमोजोमल थियरी के प्रूफ किसने किया है, पूछा जाता है कि इस क्रोमोजोमल थियरी को प्रूफ किसने किया। पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली proved by proved, sorry for this,
प्रूव्ड क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्रोमोजोमल थियरी को, इनहेरिटेंस को किसने प्रूफ किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रूफ किए साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का नाम है, आप पहले से भी जानते हो कि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए हैं, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किए हैं, थॉमस हंट मॉर्गन। किसने किया है बेटा? तो हम सभी ये जानते हैं कि जो थॉमस हंट मॉर्गन है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए हैं थियरी को। और ये जिस फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट किया था, यानी ये अपने एक्सपेरिमेंट को अगर पूछा जाए कि किस चीज़ पे अपना एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये आपका फ्रूट फ्लाई लिए थे। क्या लिए थे? फ्रूट फ्लाई लिए हैं। और ये जो फ्रूट फ्लाई थी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी। क्या बोलते हैं? फल मक्खी बोलते हैं। और इसका एक नेम है, उसका जूलॉजिकल नेम कह दिया जाए, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्ट, ठीक है। और इसका लाइफ स्पान 4 वीक का होता है। इसका लाइफ स्पान कितने वीक का होता है? 4 वीक का इसका स्पान होता है। पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ये एनिमल किंगडम का ड्रोसोफिला है, जेनेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर प्लांट का हम पूछें ड्रोसोफिला, तो प्लांट का ड्रोसोफिला किसको बोला जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा को। किसको पूछा जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रासा। अगर एनिमल में कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो ड्रोसोफिला, और प्लांट में अगर कोई पूछा जाए तो न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसको आप पिंक मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक मोल्ड। और इसी में आपके एक वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? बीडल जी और टाटम जी थे। तो बीडल जी और टाटम ने क्या बताया है कि वन जीन वन एंजाइम। तो पूछा जाता है किसने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया है? वन जीन वन एंजाइम। तो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कौन दिए हैं? बीडल और टाटम ने किस प्लांट में अपने को करते हुए दिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस में दिए हैं? आपके न्यूरोस्पोरा क्रासा में दिए हुए हैं। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा आपके इस पे डिस्कस कर रहे हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जान लीजिए। और इसका इंट्रोडक्शन कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये 2 तरीके से इसकी थियरी दी गई है। एक पहला जो फैक्टर आपको दिखना है कि 2 फैक्टर इसमें आते हैं। एक तो इसका फैक्टर है डिवीज़न के ऊपर है, और एक है इसका फेल्योर के ऊपर है। तो पहला जो कैरेक्टर्स है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेल डिवीज़न इस पैरेलल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोमल थियरी वाज सेल डिवीज़न। तो पहले किस पे आता है? क्रोमोसोमल सेल डिवीज़न, ठीक है। क्रोमोसोमल क्या है? सेल डिवीज़न पे आता है। इस पैरेलल, इसको हम लिखेंगे इस पैरेलल, ठीक है। ये क्या हो गया? उसके समांतर होगा और पैरेलल होगा। और एक पूछा जाता है कि जब भी एक कोई पैरेलल आएगा तो पैरेलल किसके? फैक्टर। तो फैक्टर क्या मतलब होता है? जीन। और ये जीन फैक्टर किसका है? ग्रेगर जी का है। किसका है? ग्रेगर मेंडल जी का है, जॉन मेंडल जी का है, ठीक है। और दूसरी की अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जिस्टेंस की, अगर यहाँ पे दूसरी जो थियरी बोलती है थॉमस हंट मॉर्गन की, ये क्या है? फिजिकल इनहेरिटेंस, सॉरी फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिस इन्वायरमेंट में जैसा आदमी जाता है वैसा ही बदल जाता है, ये उनका मानना था। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी उसमें फैक्टर कुछ अलग रहा होगा, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब ही है जहाँ फैक्टर आ जाता है तो किसकी बात हो रही है? तो जीन की बात हो रही है। और जीन के बारे में किसने बताया है? तो फैक्टर
प्रेजेंट, और कहा जाता है कि जो फैक्टर थे वो फैक्टर का मतलब होता है जीन, और जीन क्या होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम, प्रेजेंट ऑन दिस सेम क्रोमोजोम। और ये सारा जो क्रोमोजोम बताया गया है ये सब लिंकेज में बताया गया है। इसमें बताया गया है, लिंकेज में बताया गया है। लिंकेज यहाँ पे दो जीन लिंक आपस में करते हैं। तो हम अगली वीडियो को लेके आएंगे कि लिंकेज क्या होता है और किस तरीके से लिंकेज के अंदर हमको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हम सारी वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ और आपसे समझिए, आप लोग खुद से करिए, नहीं तो आप खुद इसमें अगर मुझसे कभी समय मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सटन, थियोडोर वाल्टर सटन, थियोडोर बोरी और ग्रेगर जॉन मेंडल के बीच में क्या डिफरेंट रहे हैं, ये चीज़ें हमको वहाँ पे पढ़ना है। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो लिंकेज होगा, जहाँ पे दो जीन लिंक होंगे और रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा। ये सारे टॉपिक्स हम अगली वीडियो में मिलके पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को वॉचिंग के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। और आज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करिए, लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, ताकि उनके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं और ये क्वेश्चन बच्चे आसानी से कर सकें, जिससे उनका मार्क्स अच्छे से गेन हो पाए और नंबर बहुत अच्छे से आए। तो अगर वीडियो को देखना है तो आप वंश एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पे आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे वीडियो का। तो तब तक के लिए हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।